हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हालांकि ये योजना अपने आप में पुरानी है, 2020 में इस योजना को शुरू किया था, लेकिन हम इस योजना के कोर को समझेंगे। अभी हाल ही में एक बहुत ही प्रख्यात न्यूज़पेपर में इस मुद्दे के ऊपर एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल की कुछ विशिष्ट बातों को हम अपनी आज की इस परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ, यानी संदर्भ क्या है। आत्मनिर्भर भारत एक सीखने वाले राष्ट्र के रूप में भारत के लिए सतत विकास के एक नए मॉडल के तौर पे विकसित हुआ है, जिसमें विविधता में एकता है। यानी हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है अलग अलग क्षेत्रों में। और यहां पे एक बात समझने की है दोस्तों कि आत्मनिर्भर बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम विश्व से कट जाएंगे और हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने देश के अंतर्गत ही करेंगे। ऐसा मतलब आत्मनिर्भर भारत का नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी है, अपनी जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है, विनियमनों को हमें सरल करना है, कर ढांचे को सरल करना है, हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको बहुत तीव्र गति से आगे लेके जाना है और विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इसे सरल भाषा में कहूं कि आयात के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसे काफी हद तक कम करना है और अपने निर्यात को विश्व व्यापार में बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे हम डिटेल में इस बात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस आत्मनिर्भर अभियान की कब शुरुआत हुई थी। तो आत्मनिर्भर अभियान नए भारत का एक विजन है, एक दृष्टिकोण है। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ इस अभियान की शुरुआत की थी और 20 लाख करोड़ के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। यदि हम 20 लाख करोड़ को देखें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है ये 20 लाख करोड़। इस पूरे पैकेज की घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। ठीक है, अब हम यदि बात करें आत्मनिर्भरता के बारे में, तो आत्मनिर्भर भारत शब्द का अर्थ क्या होगा। 21वीं सदी को भारत का बनाने के सपने को पूरा करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बना के आगे बढ़ाना है। यानी हर क्षेत्र में हमें तीव्र गति से प्रगति करनी पड़ेगी। हमारी व्यवस्था की जो कमियां हैं, हमारी आर्थिक प्रणाली की जो कमियां हैं, हमें उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। बेसिकली 5 फैक्टर बताए थे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। उन 5 फैक्टर्स का हम जिक्र करेंगे। उससे पहले इस आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है देश को और उसके नागरिकों को क्या स्वतंत्र बनाना और साथ ही आत्मनिर्भर बनाना, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित करना कार्य करने के लिए। इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरीके की योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। योगा को इंटरनेशनल तौर पे मनाना है ताकि हम स्पिरिचुअल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। यानी हर एक क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पे प्रयास करने पे जोर दे रही है इस योजना के तहत। इसका लक्ष्य क्या होगा, इस आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या होगा। इसका लक्ष्य होगा वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुरक्षा अनुपालन में सुधार करना, उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। याद रखिएगा, पूरी तरीके से ये नहीं है कि हम जो है इस 4 दीवारी में, यानी इस भारत की परिधि में बंध के रहेंगे और हम पूरे विश्व से कट जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ये कतई नहीं है, बल्कि हम आयात पर निर्भरता को कम करेंगे, हमारे जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, इसके साथ ही जो सुरक्षा अनुपालन है उनमें सुधार करेंगे ताकि हमारी वस्तुओं की डिमांड विश्व बाजार में बढ़ सके। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी देखें दोस्तों, तो प्राचीन भारत में जो भारत था वो एक बहुत बड़ा निर्यात का केंद्र था। और यदि अंग्रेजों के आने के बाद भी शुरुआती दौर में देखें तो भारत बड़े स्तर पे निर्मित वस्तुओं का केंद्र था। बड़े स्तर पे भारत से निर्मित वस्तुओं का क्या होता था, निर्यात होता था। लेकिन अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियां आई जिनके तहत भारत कच्चे उत्पाद का निर्यातक बन के रह गया और जो तैयार माल होता था उसका आयातक बन के रह गया। और कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी हम बड़े स्तर पे
आयात पे निर्भर हैं। बड़े स्तर पे जो वस्तुएं हैं वो दूसरे देशों से आयात की जाती हैं। तो इस उद्देश्य का विजन ही ये है कि भारत को एक निर्यात केंद्र के तौर पे बनाया जाए, भारत से बड़े स्तर पे निर्यात किया जाए वस्तुओं का। उसके लिए हमें वस्तुओं की गुणवत्ता को सुधार करना पड़ेगा, विनियम जो कानून है हमारे उनको आसान करना पड़ेगा, इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का हमें यूज करना पड़ेगा और साथ ही सुरक्षा अनुपालनों में सुधार करना पड़ेगा। यदि हम बात करें आत्मनिर्भर भारत के, तो इसके 5 स्तंभ हैं। ये साफ तौर पे 5 स्तंभों का जिक्र किया गया है। एक स्तंभ है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। ये कहा गया कि हम इकोनॉमी को ना टुकड़ों में आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि एक लंबी छलांग पर विचार करना है। इस आत्मनिर्भर भारत के तहत, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमें इकोनॉमी को तीव्र गति से आगे लेके जाना है, ना कि टुकड़ों में हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। इसका दूसरा स्तंभ है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बड़े स्तर पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। हमें सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ताकि मानव पूंजी विकसित हो सके, और हमें भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाना है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत की तस्वीर तभी बदल सकती है जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो मजबूत हो। इसका तीसरा जो स्तंभ था वो था प्रौद्योगिकी, यानी आज का जो युग है, जो 21वीं सदी है, वो प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, पुराने नियमों पर आधारित नहीं है। यानी हमें प्रौद्योगिकी के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और विभिन्न सेक्टर्स में प्रौद्योगिकी का हमें प्रवेश कराना पड़ेगा। 3 फैक्टर समझ में आए। यानी आत्मनिर्भर भारत का पहला फैक्टर है अर्थव्यवस्था, दूसरा फैक्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा फैक्टर है प्रौद्योगिकी। यदि हम इसके चौथे स्तंभ की बात करें, तो इसका चौथा स्तंभ है गतिशील जनसांख्यिकी। गतिशील जनसांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यानी भारत में ना आप लोगों को जनसांख्यिकी लाभांश बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। जनसांख्यिकी लाभांश को यदि मैं एक लाइन में बताऊं तो कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज, यानी ऐसी जनसंख्या जो काम करने में सक्षम है, उसका परसेंटेज, उसका प्रतिशत भारत में काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन वो जनसांख्यिकी जो है, यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, यदि उसको हम प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, यदि हम उसको मानव पूंजी में तब्दील नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ये जनसांख्यिकी लाभांश है ये घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। हमें इस जनसांख्यिकी लाभांश को अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयोग करना है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत का अगला फैक्टर है जनसांख्यिकी लाभांश को सकारात्मक तौर पर प्रयोग करना, और उससे अगला फैक्टर है डिमांड, यानी हमारी मांग और आपूर्ति श्रृंखला की ताकत का बुद्धिमानी से उपयोग करना। यानी डिमांड है, इस डिमांड की जो पूर्ति है हम अपने स्तर पे कर सके, इसके लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा। ये 5 फैक्टर हैं। यदि हम पीआईबी के एक रिपोर्ट के आधार पे देखें तो सेम बातें हैं। 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रेलिएंट इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत की। हमें इकोनॉमी पे काम करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, हमें टेक्नोलॉजी ड्राइवन यानी प्रौद्योगिकी आधारित सिस्टम को जनरेट करना पड़ेगा, हमें जो डेमोग्राफी है, हमारी जनसांख्यिकी लाभांश है, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है, उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें डिमांड को फुल यूटिलाइजेशन के लिए डिमांड एंड सप्लाई पे काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हम कुछ सुधार कर सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन रिफॉर्म करें, एग्रीकल्चर में हम अपने टैक्स सिस्टम को रैशनल बनाएं, सिंपल एंड क्लियर लॉज, हम बिल्कुल सरल कानून लेके आए। ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव पूंजी है, उसको हमें सक्षम बनाना पड़ेगा, उसको हमें बेसिकली बहुत कैपेबल बनाना पड़ेगा, और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी क्या हो, स्ट्रोंग हो। जब हम इन आधारों पे काम करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था इन आधारों पे काम करेगी, तब जाके हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक बार बात कर लें कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो दोस्तों, एक तो आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण को मानव केंद्रित बनाएगी। ठीक है, यदि हम आत्मनिर्भरता पे जोर देंगे तो भारत में मानव पूंजी का विकास होगा, और कहीं ना कहीं मानव केंद्रित होगा यह विकास, और इस विकास का लाभ
भारत के साथ साथ पूरे विश्व को भी मिलेगा। साथ ही वैश्वीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल गई है और ये आत्म केंद्रित होने से अलग है। आत्म केंद्रित होने का मतलब क्या है कि हम अपने आप में ही केंद्रित हैं, हमें किसी अन्य देश के उत्पादों की जरूरत नहीं है, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने देश की सीमा में हो रही है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्म केंद्रित नहीं है, आत्म केंद्रित होना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुए, गुणवत्ता को बढ़ाते हुए वैश्विक निर्यात में अपनी भागीदारी को बढ़ाना है और भारत का जो आयात है उसको कम करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम बेसिकली यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, उसको आशा की किरण प्रदान करता है ये अभियान एक तरीके से। आत्मनिर्भरता का मतलब भारत को ना दुनिया से काट देना नहीं है कि हम भारत दुनिया से कट जाएंगे। भारत विश्व के कल्याण में विश्वास रखता है और भारत की प्रगति विश्व से जुड़ी हुई है। यानी आत्मनिर्भर का अर्थ भारत को दुनिया से काट देना कतई नहीं है। हम विश्व से जुड़े हुए हैं, हमारी प्रगति विश्व के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया को भरोसा है कि पूरी मानवता के विकास में योगदान देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है। इस बहुत कुछ को हमें क्या करना पड़ेगा? यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो 5 पिलर्स बताए हैं मैंने, उनके ऊपर हमें शिद्दत से काम करना पड़ेगा, तब जाके हम एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम विकास में वर्तमान प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई चुनौतियों को देखें कि क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ध्यान रखना यहां पे जब आर्टिकल जो जिक्र कर रहा है, एक्चुअली ये आर्टिकल आया है अभी एक बहुत विख्यात न्यूज़पेपर में आत्मनिर्भर भारत को लेके, उसमें एक जिक्र किया गया कि ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत अच्छा है, इसके लिए सरकार पहल कर रही है, अलग अलग योजनाएं ला रही है, लेकिन सरकार का जो तर्क है ना कहीं कि व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बने और वो नौकरियां लेने के स्थान पे नौकरियां देने की बात करे। एक जगह पे ये फिलोसफी अपने आप में ठीक भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नौकरियों को ही कम कर दो, सरकारी स्तर पे नौकरियों को कम कर दो और उसके पीछे आत्मनिर्भर होने का नाम दो। तो ये अपने आप में गलत पॉलिसी है। दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा सरकार को। नौकरियां भी आप जारी रखो लोगों को देना, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को आप समय समय पे प्रोत्साहित भी करो, लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं भी लेके आओ, अलग अलग फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेके आओ, है ना। तो ध्यान रखना, वही चुनौतियों की बात कर रहा है कि अर्थव्यवस्था पहले से ही कम संख्या में नौकरियों से जूझ रही है और देश में नौकरी की स्थिति यदि हम बात करें कोविड के बाद से गंभीर नुकसान का सामना करने के लिए तैयार है। यानी कोविड के बाद से बड़े स्तर पे लोगों की नौकरियां गई हैं, तो ऐसे में सरकार को हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहना है और केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आत्मनिर्भर बनो, नौकरियां लेना नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। सब तो नौकरियां नहीं दे सकते ना, तो आप एक ढांचा तैयार कर रहे हो, आप उनको वित्तीय सपोर्ट दे रहे हो, आप उनके लिए योजनाएं लेके आ रहे हो, ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरियां कैसे मिलेंगी लोगों को? आपको नौकरियों को उत्पन्न भी करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, यदि हम बात करें अगली चुनौती की, कम राज्य क्षमता, यानी भारत में ना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खराब दिखेगा। जैसे स्वास्थ्य देखभाल की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों की बात करें, तो महामारी से प्रभावित बहुत सारे क्षेत्र हुए हैं और इसने अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव डाला है। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी हेल्थ सिस्टम है, या जो केंद्रीकृत शहरी प्रणाली हो गई कि भाई ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या उन शहरों में बस रही है, तो इनमें व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे में एक तो पहले ही चुनौती थी, ऊपर से महामारी ने चुनौती डाल दी, तो ऐसे में आपको इन सब का समाधान करना पड़ेगा। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी आपको विशेष तौर पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और जीडीपी का एक अच्छा खासा परसेंटेज आपको शिक्षा पे, आपको स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि शिक्षा पे आप खर्च करोगे तो आपकी मानव पूंजी बेहतर स्थिति में आएगी, मानव पूंजी विकसित होगी, और आप हेल्थ सेक्टर पे खर्च करोगे तो कहीं ना कहीं मानव जो पूंजी है इसका संरक्षण हो पाएगा और आउट ऑफ पॉकेट व्यय जो होता है उसको हम कम कर पाएंगे। तो सरकार को इन चुनौतियों के ऊपर काम करने की जरूरत है। यानी नौकरियां चुनौती हैं, कम होती नौकरियां चुनौती हैं, हेल्थ
क्षेत्र की खराबी चुनौती है, शिक्षा के क्षेत्र में कम, एक तरीके से हम कहेंगे कि विकास चुनौती है, शहरी केंद्रों के ऊपर बढ़ने वाला बोझ चुनौती है। इन सब चुनौतियों का निराकरण सरकार को करना पड़ेगा। अगला है, जैसे निजी उद्यमों को हम कम खोल रहे हैं या अधिक विनियमन है, अलग, जैसे मान लो आप कोई भी कारोबार शुरू करने वाले हो तो आपके ऊपर इतने सारे विनियमन, इतने सारे नियम लागू कर दिए जाते हैं कि पहले ही हतोत्साहित हो जाते हो आप। तो अत्यधिक जो विनियमन है उनको आसान बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। जो घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम है उन पे खासा ध्यान देने की जरूरत है, उनका निजीकरण करने की जरूरत है समय रहते। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अधिक अप्रतिस्पर्धी हो जाएगी। यानी ये सारी भी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को सरकार को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियां हम देख रहे हैं और इन चुनौतियों पे सरकार को शीघ्र ही कदम उठाने की जरूरत है। यदि हम अगला बात करें, जैसे अधिक संरक्षणवादी व्यापार रुख, इस प्रकार की प्रवृत्तियों में भी सुधार करने की जरूरत है। संरक्षणवादी रुख का क्या मतलब है? मान लो भारत में कोई कंपनी है, वो ये मार्कर बना रही है, ठीक है, ये मार्कर बना रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आ रही है? उसकी कॉस्ट आ रही है ज्यादा। या दूसरी कंट्री जो भारत में एक तरीके से निर्यात कर रही है मार्कर का, मान लो चाइना की कोई कंपनी है, इसकी कॉस्ट आई मान लो 20 रुपए और इसने बेच दिया 10 रुपए में ही। तो अब कोई भी 20 रुपए वाला मार्कर क्यों खरीदेगा? राष्ट्रभक्ति इतनी भी काम नहीं करती ना कि मेक इन इंडिया देख के खरीदेंगे लोग पैसा देख के खरीदते हैं कि सस्ता कौन है और उतनी ही प्रोडक्टिविटी किसमें है, तो 10 रुपए वाला खरीदेंगे। तो ऐसे में सरकारें क्या करती हैं, ये जो चाइना की जिस कंपनी ने ये प्रोडक्ट भेज रही है इसके ऊपर कुछ शुल्क लगा देगी और इसे महंगा कर देगी। तो इस संरक्षणवादी जो नीतियां होती है ना, इनका दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, ये नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है इनका। क्यों? क्योंकि फिर दूसरी कंट्री भी तो हमारे उत्पादों के ऊपर शुल्क लगाएगी, टैरिफ लगाएगी, तो इससे तो वैश्विक व्यापार की जो गति है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। तो संरक्षणवादी नीतियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अलग दिशा में, हमें ऐसी व्यवस्था जनरेट करनी पड़ेगी कि लागत अपने आप में कम आए, है ना। हम कर ढांचा सरल बनाएं, हम विनियमनों को आसान करें, हम फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करें, है ना। तो इस तरीके के काम हमको करने पड़ेंगे। इसके साथ ही एक अगली चुनौती थी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपर्याप्त समर्थन दिया। जैसे मान लो महामारी से लड़ने में जो आगे रहने वाली राज्य सरकारें थी उनको फंड ट्रांसफर के माध्यम से पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं दिया गया। भाई, जिन राज्य सरकारों ने बेहतर तरीके से कोविड में अपनी भूमिका निभाई थी उनको केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण देने की जरूरत थी, जो कि केंद्र सरकार ने समय रहते नहीं दिया। इस तरीके से दोस्तों हमने अभी तक देखा कि भाई आखिर आत्मनिर्भर भारत की फिर से बात हुई है। एक बहुत शानदार आर्टिकल आया था इस पे, इसलिए मुझे लगा मुझे डिस्कस कर देना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी, क्या इसका अर्थ है, क्या 5 स्तंभ हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चुनौतियां हैं आत्मनिर्भर भारत के समक्ष आने वाली, और इसी के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या हम सुझात्मक उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप चुनौतियां पढ़ते हैं ना, यानी उन चुनौतियों में क्या क्या सुधार किया जा सकता है वही अपने आप में उपाय होते हैं। हमने चुनौतियां पढ़ ली, अब उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है वो बता देंगे तो अपने आप उपाय हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो हमें यह करना पड़ेगा कि जो विविध लोगों की जायज आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का काम करना पड़ेगा। जायज आकांक्षाएं क्या है? कि हमें बेहतर शिक्षा मिले, हमें बेहतर स्वास्थ्य मिले, हमें बेहतर इंफ्रा मिले, हमें बेहतर टैक्स प्रणाली मिले, हमें बेहतर एक तरीके से जो नियम है वो मिले, हमारे कार्य करने की जो दशाएं हैं वो अनुकूल होनी चाहिए, हमारे रिफॉर्म होने चाहिए उसमें समय समय पे। ये जायज आकांक्षाएं हैं। तो इन जायज आकांक्षाओं को सरकारों के द्वारा समय समय पे पूरा किया जाना आवश्यक है, पहला सुझाव। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि आत्मनिर्भरता को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी फिर से हासिल करने के साधन के तौर पे देखा जाना चाहिए। साथ ही आम भारतीय के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। यानी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी स्थिति में तो सुधार करेंगे, वैश्विक स्थिति में हम बड़े स्तर पे निर्यात करेंगे वस्तुओं का,
है ना, लेकिन हम उस निर्यात के साथ साथ आम भारतीय नागरिक जो है उसकी जीवन की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि प्रत्येक भारतीय इस आत्मनिर्भर भारत मिशन में अपना रोल अदा कर सके, अपनी भूमिका अदा कर सके। अगला उपाय क्या हो सकता है, यानी पूर्व औपनिवेशिक स्तरों पर लेके जाने के लिए। पूर्व औपनिवेशिक स्तर का मतलब क्या है कि औपनिवेशीकरण से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, यानी हम निर्यात के एक बड़े गंतव्य के तौर पे काम करते थे, उसमें ले जाने के लिए सभी हितधारकों को ठोस प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। यानी केवल सरकार के ठोस प्रयास करने से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक नागरिक की उसमें भूमिका हो, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है उसे पूरा कर पाएंगे। उत्पादन के वैश्विक पैमाने को प्राप्त करना, भाई हम उत्पादन का वैश्विक पैमाने को यदि हमें प्राप्त करना है, यदि हमें वैश्विक मानकों के आधार पर अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है, भाई कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमारी वस्तुओं की गुणवत्ता उतनी नहीं होती कि हम निर्यात में प्रतिस्पर्धा कर पाए, तो हमें अपने उत्पादन की जो वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। हमें R&D पे विकास करना पड़ेगा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें प्रौद्योगिकी को इंक्लूड करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तभी जाके हम वैश्विक व्यापार और विनिर्माण में उच्च वांछित हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें बुनियादी तौर पे काम करना पड़ेगा, हमें R&D पे काम करना पड़ेगा, हमें प्रौद्योगिकी का इंक्लूड करना पड़ेगा, सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी एक उपाय है। इसके साथ ही कोई भी राष्ट्र, भारत ही नहीं कोई भी राष्ट्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक नागरिकों का विकास प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन ना हो। तो नागरिकों को प्रमोट करना पड़ेगा काम करने के लिए, नागरिकों को हमें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी, ठीक है। और नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि फिर वो भारत की जो निर्माण प्रक्रिया है, या हम भारत की जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया है उसमें वो भाग लेके उसे आगे बढ़ाएं। यानी नागरिकता केवल चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ही नहीं है, बल्कि नागरिक खुद को समय समय पे प्रबुद्ध करें, राज्य और एजेंसियों के साथ जुड़े और सशक्तिकरण की भावना से काम करने के बारे में सोचें, ठीक है। इसके साथ ही भारत ने नए ज्ञान के उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन किया है और आर्थिक विकास के लिए इस ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। यानी जो हमारा नॉलेज है उस नॉलेज का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए भी होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हम आत्मनिर्भर भारत पे एक डिस्कशन किया हमने, जो कि आप लोगों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फ्रूटफुल हो सकता है। आप किसी भी आंसर राइटिंग में ये जो 5 पिलर हैं या फिर क्या चुनौतियां हैं भारत के समक्ष, भारत को क्या उपाय किए जाने चाहिए, तब जाके हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, या आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या इसका संक्षिप्त अर्थ है या संकुचित अर्थ है कि हम केवल भारत की परिधि तक सीमित हो, या फिर इसका व्यापक अर्थ है कि हम वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखते हुए हम क्या करें, वैश्विक व्यापार में अपना रोल, अपनी भूमिका ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और उसके लिए केवल सरकारों के काम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाना पड़ेगा, और सशक्त बनाने के साथ साथ नागरिकों को अपनी भूमिका को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी चीजें तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के मुद्दों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।